आप सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी मस्ती के साथ पूरे एंजॉय से कर रहे होंगे। मस्ती एंजॉय से मतलब है लापरवाही नहीं, गंभीरता के साथ पढ़िए, लेकिन बिना किसी बोझ के, बिना किसी टेंशन और दबाव के पढ़ाई करिए, क्योंकि दबाव मुक्त पढ़ाई हमेशा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहता है। आज आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि राजव्यवस्था एवं शासन से कुल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीए 2024 में। 22 में 22 अर्थात 100% प्रूफ आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, फोटो के साथ। कोई हवाबाजी नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, जो भी है साक्ष्य के साथ। और मेरा वादा जो मैंने किया था पीसीए 2024 पेपर होने से पहले, मैंने कह दिया था कि चाहे जैसा पेपर आए, जो मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ उसके माध्यम से ही आपको मैं 115 से 20 प्रश्न दूंगा। पेपर होने के बाद बहुत हो हल्ला हुआ और सारा क्रोध यूट्यूबरों और बड़े बड़े कोचिंगों द्वारा घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट पर निकाला गया। तो आप सभी को बता देना चाहते हैं, घटनाचक्र पूर्वावलोकन स्वयं की कोई किसी राइटर की बुक नहीं है, बल्कि ये PYQ है। और PYQ के तहत इतने ढेर सारे प्रश्न हमें अभ्यास के रूप में मिलते हैं कि सारा सिलेबस लगभग आयोग ने जो निर्धारित किया है जीएस के लिए कवर हो जाता है। वहीं लूसेंट की बात करें, सामान्य ज्ञान, ये भी अच्छी पुस्तक है, कम समय में और कभी कभी नई चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन स्रोत है। और इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ करके इसके साथ करेंट अफेयर्स मिला लीजिए। तो दो मैगजीन उसके लिए बताया है। कम समय में संक्षिप्त स्रोत के माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मेरिट में आपको प्रारंभिक परीक्षा में रोल नंबर आना चाहिए, नाम आना चाहिए, वो आएगा। इसकी गारंटी मैंने पहले भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। और वो भी सम्मानित रैंक के साथ आएगा। 80 मेरिट जा रहा है तो मैं आपको 110 से 15-20 तक प्रूफ दूंगा। और ऐसा पीसीए 2023 में दे चुका हूं। मेरिट से 15-20 प्रश्न ज्यादा और आरओ में भी मैंने दिया है। अब पीसीए 24 की बारी है। करेंट अफेयर्स दे दिया, हिस्ट्री दे दिया। हिस्ट्री के वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार मिला है। लगभग 500 सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं, उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद अदा करना चाहते हैं इतना ढेर सारा प्यार के लिए। तो आज उसी वादे के अनुरूप जो हिंदी अड्डा वादा करता है उसे निभाता है, आप सबों को भली बात पता है। तो इसी के तहत पॉलिटी के प्रूफ को हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि 100% प्रूफ है और एक जगह नहीं, बहुत जगह इन सब चीज़ों को मैं दिखाने वाला हूँ। और ये फोटो है जिसमें मैंने प्रश्न संख्या अंकित किया है, दिखाने के लिए कि ये सारे प्रश्न आपके संविधान राज्य व्यवस्था से आए हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 20 है। लगभग क्या, 20 मैंने अंकित किया है, 20 ही है। और शुरुआत करने से पहले उन दोस्तों मित्रों से मैं कहना चाहूँगा जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक ऐसे प्लेटफार्म पर आप जुड़ रहे हैं जहाँ से आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। ठीक है, नया चैनल है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी शुरुआत जीरो या एक नंबर से ही होता है। जिसके पास आज मिलियन है वो भी एक नंबर से शुरू करता है, जिसके पास हजार लाख है वो भी एक नंबर से शुरू किया है। और धीरे धीरे प्रगति करना हमेशा अच्छा होता है। आप लोग जुड़िए, विश्वास बनाइए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कल को आपको पछताना पड़े कि ऐसा प्लेटफार्म जो हमें बहुत कुछ दे सकता था और हमारे एक लापरवाही से हमने चूक कर दिया और हमें बहुत सी चीज़ें जानकारी नहीं मिली। जैसे बहुत से हमारे भाई बहन हैं, मेरी अपनी बात नहीं है, आप कमेंट में जाकर देखिए, 99.99% हमारे पे जो कमेंट आते हैं सभी का प्यार इतना ज़्यादा होता है, विश्वास होता है कि आप खुद देख करके आश्चर्य करेंगे कि वाकई ये कुछ तो है। वहीं कुछ 1% जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है कोचिंग जगत में हमारे चैनल को लेकर के कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? ऐसा ना हो कि दुकानें बंद हो जाएं लोगों की। तो ऐसे में उनके एजेंट कभी कभी 1-8% ऐसे कमेंट करते हैं जिसे आप भी देखते होंगे, तो उनके दर्द को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो फिलहाल समझ ही रहा हूँ। क्यों? शिक्षा के साथ मैं कहता हूँ गुरु दक्षिणा लीजिए, पैसे कमाइए, फरारी से चलिए, मर्सिडीज से चलिए, हेलीकॉप्टर से चलिए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर अच्छी चीज़ें गाइड करके, सही-सही चीज़ें बता करके भी तो पैसा कमा सकते हैं आप। उसे अच्छे तरीके से परोसिए
और बेहतरीन उसमें प्रदर्शन करने की कोशिश करिए ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो। कंटेंट अच्छा रहेगा, आपका तरीका अच्छा रहेगा तो लोग आपके पास आएंगे। लेकिन गलत तरीके से अफवाह उड़ा करके, मिसगाइड करके, ये सब अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मैं शिक्षा को पूरी तरह से व्यवसाय बनने से रोकने के लिए आया क्या हूँ, मेरी क्या वो है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जो जुड़े हैं मैं उनको सही चीज़ दे सकूं, बस इतना ही। इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पर भी जुड़ते रहिए। आर ओ के लिए जल्द प्रोग्राम बना रहे हैं, आप लोगों को डेली मैसेज प्राप्त होते हैं और कुछ न कुछ मैं अच्छा करूंगा। तो चलिए मुद्दे पे चलते हैं। हाँ, एक बात और गौर करिएगा, ये मत कहना कि राज व्यवस्था से सारे आसान प्रश्न हुए हैं। मायने ये नहीं रखता है कि आप आसान प्रश्न करके प्री क्वालिफाई कर रहे हैं या कठिन प्रश्न करके क्वालिफाई कर रहे हैं। प्री में नाम आना चाहिए। कोई नहीं कहने वाला है, पूछने वाला है कि आप सरल प्रश्न करके यार इतना आगे स्कोर कर लिए, या आयोग आपसे नहीं पूछने वाला है कि आप सरल प्रश्न करके तो नहीं मेंस दे रहे हैं, मैं आपको सिलेक्ट नहीं करूंगा। कोई फायदा नहीं। आपको सफलता प्राप्त करना है, वो चाहे आप सरल प्रश्नों से मेरिट में आइए, चाहे सारे प्रश्नों को संतुलन बनाते हुए आइए। सफलता ही अंतिम और सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। 21 प्रश्न लगभग करेंट का, 20 प्रश्न हिस्ट्री का, और आज 22 प्रश्न मैं देने जा रहा हूं पॉलिटी का। कुल मिलाकर के 20 20 40 20 60 टोटल 63 प्रश्न हो गए। सोचिए अभी बहुत कुछ बाकी है, और मैंने बोला है, कितना बोला है, 115 से 20। उस वादे को मैं पूरा करूंगा। और मेरिट 80 से ज़्यादा तो हमें नहीं लगता है कि इस पेपर में जाने वाला है। और मैं आपको 80 से लगभग 35-40 प्रश्न ज़्यादा देने की बात कर रहा हूँ। पेपर होने से पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और देना शुरू कर दिया हूँ। 3 चीज़ों में 63 है, अभी 3 चीज़ बाकी है। सोचिए आपका स्कोर कहाँ जाने वाला है, कितना प्रूफ देने वाले हैं, और सब कुछ उन्हीं 4 स्रोतों से जो लिमिटेड है। प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों ध्यान रखिएगा, एक ही पेज में है। राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेद की चर्चा है, और बहुत कठिन तो नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल को हटाया नहीं जाता है, इसके तहत नियुक्त किया जाता है। तो बहुत ही आसान से उत्तर मिल गया है। बाकी सारे अनुच्छेदों का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा दोनों तो स्रोत से। दूसरा प्रश्न है पंचायत समिति संबंधित समितियां हैं। अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बताए थे, पंचायती राज से संबंधित है। संतानन समिति भी पंचायती राज से है। GV.K. राव भी पंचायत समिति से है। दंत वाला समिति, यही एक गलत उत्तर है। इन दोनों का साथ साथ मैं प्रूफ आपको दिखाना चाहता हूं। प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो आप जैसे ही घटना चक्र खोलेंगे, राज्यपाल वाला पोर्शन आपको दिखेगा यहाँ पर कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपाल कर सकती राज्यपाल नियुक्त होती है। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पहले ही प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बाकी अन्य अन्य जो अनुच्छेद दिए हुए हैं उनके बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में क्या है। आप यहाँ से कर सकते थे। प्रश्न भी आया है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है। बार बार जब आप पढ़ते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठती जाती है। प्रश्न देखते ही, विकल्प याद आते ही आप अपना उत्तर मार करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत ही प्रश्न आते रहते हैं। प्रश्न पढ़िए, उसकी व्याख्या पढ़िए, कनेक्ट करिए। सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई है, बस बिखरी हुई है। बिखरे मोतियों को लाइए और एक माला में पिरो दीजिए, वही है सफलता। और बाकी कोई भी ऐसी दुनिया की किताब नहीं, किसी सब्जेक्ट की किताब नहीं जो आपको थाली की तरह सजा करके एक पेज पे दे देगा और आप आसानी से कंपटीशन पास करके आप DM, SDM, डिप्टी SP, ASP बन सकते हैं। ऐसा सस्ता कंपटीशन नहीं रह गया है आपके समझ में। ठीक है, इससे संबंधित बहुत तरह के प्रश्न आते रहते हैं। व्याख्या में आप जाएंगे तो पता चलता रहता है किस अनुच्छेद में क्या है। आप वहां से बार बार पढ़ते पढ़ते आपको तैयार होने लगता है। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड सारे प्रश्न आए हुए हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बहुत ही आसान है। और इस तरीके का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। और जहाँ से शुरुआत होता है अनुच्छेद वाला अध्याय आपका, वहाँ भी दिया हुआ है अनुच्छेद 155 में किसकी नियुक्ति का प्रावधान है? राज्यपाल के नियुक्त का प्रधान है, न कि प्रावधान है, न कि हटाए जाने की। तो यहाँ से भी आप आराम से पढ़ सकते थे। ठीक है,
और पंचायती राज वाला दूसरा जो प्रश्न था उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। पंचायती राज के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अशोक मेहता समिति देख सकते हैं, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब जो नाम आपका दिया है, दो नाम तो यही मिल गया, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति और एक अशोक समिति। तो आपको पता चल गया कि ये तीनों ही पंचायत से हैं और बार बार ये पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाता है, नाम आप पहचानने लगते हैं कि कौन पंचायत समिति से है। बलवंत राय हैं, अशोक मेहता हैं, सिंधवी भी हैं, GK राव भी हैं, तो आप आराम से अपना विकल्प छांट लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, सबका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जब व्याख्या में आएंगे, बलवंत राय मेहता समिति, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति, LM सिंधवी समिति, हनुमंता राव समिति और PK थोंगम समिति। ईयर समेत दिया हुआ है, कब किसका गठन किया गया था, कभी कालक्रम में मिलाने के लिए दे दे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे बार बार पढ़ने से आपको ये सब चीज़ें तैयार होती चली जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हैं, लगातार प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है और आप पढ़ते पढ़ते अच्छे से 77 में अशोक मेहता और इस तरह से चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न कौन सा है। हाँ, लुसेंट का भी है, वो देखिए अनुच्छेद 53 में जो दिया हुआ था, तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, है ना, आराम से देख लीजिए। लुसेंट में भी है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, कैसे वो पद त्याग कर सकता है उसके बारे में भी चर्चा है। राज्यपाल से संबंधित 2 क्वेश्चन हैं, दोनों पर बात करेंगे। पंचायती राज में देखिए अशोक मेहता समिति लुसेंट में 1977, GV.K. राव समिति, वे भी पंचायत से हैं, ग्रामीण विकास और गरीबी से संबंधित इन्होंने अपनी अध्ययन किया था और उसको प्रस्तुत किया था। संथानन समिति, LM सिंधु समिति। तो इसे बार बार पढ़ते तो आप आराम से पहुंच जाते कि कौन सा व्यक्ति पंचायत समिति संबंधित नहीं है, तो पता चलता दंतेवाला नहीं है, क्योंकि आप तीनों नाम अच्छे तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कार्य है या कौन सा कथन सही है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के लिए निर्वाचन नहीं करवाता है निर्वाचन आयुक्त, भारत का निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि आपको पता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने में से ही चुनाव करते हैं। नगर पालिका और नगर निगमों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग बना हुआ है, वो करवाता है और संदेह और विवाद का न्यायपालिका निवारण करता है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग। तीनों गलत हैं। प्रूफ की बात करें, हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अनुच्छेद 324 तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। निर्वाचन आयोग का कार्य वगैरह के बारे में सब दिया हुआ है। ये वही प्रश्न है, इसमें से जो प्रश्न पूछा गया है, संसद तथा राज्य विधानमंडल बनाता है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराता है, उससे बेहतर आप जब प्रश्नों की व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिलती जाती है। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें भी दिया रहता है। यहाँ पे देखिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा काम नहीं है, मतदाता सूची तैयार करता है, हाँ। संसद के प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव कराता है, हाँ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करता है, हाँ। तो क्या नहीं करता है, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रबंध नहीं करता है, ये प्रशासन सरकार काम है। और यहाँ पे नहीं किया जाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को, क्योंकि इसके लिए क्या बना हुआ है, राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। बार बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार आया है, ठीक है। देखिए, IAS प्री 1994, सेम वही प्रश्न जो 2024 PCS में आपके पूछा गया है, वही प्रश्न है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभी पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिका, संदेह विवादों का, सेम टू सेम वही प्रश्न है। ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव दिख सकता है, दिखाएं फिर से प्रश्न को, वही तीनों विकल्प हूबहू है ना। तो इस प्रकार से ये सब फायदा होता है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि विवादों का, निर्वाचन का जो विवाद होता है वो तो न्यायपालिका करती है जी। नगर पालिका, नगर निगम, राज्य निर्वाचन आयोग। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने में से सेम प्रश्न, फोटो कॉपी सब कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा तरीका चेंज है। अयोग्यता संबंधी विवाद, ये अलग मुद्दा हो गया, ये अलग मुद्दा हो गया, है ना। लेकिन वहाँ विवाद की बात थी। तो इस प्रकार से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और हर किताबों में जो मैंने स्रोत बताया है, निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी।
प्रश्न नंबर 5 की बात करें, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सही बात है या गलत होता है? राष्ट्रपति संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, दोनों ही कथन सत्य है और बहुत ही आसान प्रश्न है ना? अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, 4 तो हो गया ना जी, 4 3 हो गया। संसद भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम, इससे आसान क्या है? लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, यानी चाहे तो लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में लाइए, तो दोनों सही है, लेकिन राज्य विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति ये गलत है। ये दोनों सही है। 4 और 5 का दोनों का साथ में साक्ष्य दिखाता हूं, राष्ट्रपति वाला और क्या है, संविधान संशोधन कहाँ लाया जाता है। ठीक, संविधान संशोधन आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में लाइए चाहे लोकसभा में लाइए, आप ला सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक थोड़ा सा अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। संविधान संशोधन की पहल कहाँ की जाती है? संसद के किसी भी सदन में, यानी राज्यसभा या लोकसभा में। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार यही होता है, जब बार बार पढ़ते हैं तो ये सब चीजें रटती जाती है। हूबहू IAS प्री 1999 का प्रश्न सेम टू सेम 2024 PCS में पूछा गया है। सेम प्रश्न, सेम देख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, यही था चीज ना। इसमें लंबे लंबे प्रश्न पूछ दिया है, उसमें ऐसे ऐसे कर दिया था, बस कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, है ना। बात अगर कह रहे हैं तो मेरी बात में कुछ है दम, पहचानने की कोशिश करिए और लोगों के दर्द को भी पहचानिए। कभी कभी 99.99% हमारे जो प्यारे भाई बहन हैं कितना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी एजेंट भी आ जाते हैं। वो एजेंट कौन है? जो नकारात्मक, आज तो एक कमेंट किया कि यूट्यूब वाले भविष्य खराब करते हैं, या इस तरह का कुछ शब्दावली का प्रयोग किया। ऐसे मूर्खों को मैं क्या कहूँ, जिनको पेज में दिखा रहा हूँ, प्रश्न दिखा रहा हूँ, उसके बावजूद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं वो कौन है और उनका दर्द कहाँ कहाँ आ रहा है निकल करके कमेंट के माध्यम से। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। ऐसे लोग समाज में हर जगह पड़े हुए हैं जो काटने के लिए आपको दौड़ेंगे, आपको बच के निकलना है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। यहाँ पे मुद्दा था कि भाई संविधान जो संशोधन विधेयक है वह कहाँ लाया जाता है, तो स्पष्ट रूप से नोट करके लिखा हुआ है, लुसेंट का पेज है, किसी भी सदन में पेश हो सकता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी आया है राष्ट्रपति वाला। आइए, राष्ट्रपति संसद के सेम टू सेम IAS प्री 1997 का प्रश्न PCS 2024 में आया है। सेम टू सेम प्रश्न है ना, दोनों विकल्प सेम वही हैं, उत्तर आप आराम से देख सकते हैं, दोनों सही है। राष्ट्रपति, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, संसद का हिस्सा होता है? अरे नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना। देखिए, संसद का निर्माण कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। बहुत बार, अनगिनत बार प्रश्न पूरा भरा पड़ा है, कहीं से भी उठा के देखिए। ठीक है, संसद किससे मिलकर बनती है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। केवल उपराष्ट्रपति को हटा दीजिए, तीनों उत्तर सही है आपका। आइए, यहाँ पे देखिए, प्रश्न लगातार प्रश्न आए हुए हैं। लुसेंट का पेज है, लुसेंट के पेज में मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ भी लिखा हुआ है भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है, खुश। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। अच्छा प्रश्न लेकिन आसान। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध्यान दीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में केवल 2 ही अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 मानव देह व्यापार और अनुच्छेद 24 कारखानों और खदानों में बच्चों के काम करने पर रोक। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है, जो कि शोषण नहीं है। अल्पसंख्यक भी शोषण से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर 2 और 3 होगा। प्रूफ की बात है, मैं दिखाता हूं, हर जगह प्रूफ है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 17 से संबंधित बहुत प्रश्न आया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए अनुच्छेद 17 क्या है। ठीक है, मुद्दा यहां पर है कि ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये प्रश्न कब आया है? IAS प्री 2017, सेम प्रश्न, सेम प्रश्न 2024, यही प्रश्न है ना जी, IAS का प्रश्न है, सेम प्रश्न यही आया हुआ है।
अल्प ऊपर नीचे विकल्प है बस, अल्पसंख्यक हित सुरक्षा नहीं, उस अस्पृश्यता नहीं, तो सही कौन, 1 और 4, विकल्प सी। आईएएस में पूछा गया है, यही पीसीएस में सेम प्रश्न आया है ना। और वो बंदा ये भी कह रहा था जो कमेंट किया था कि हम और हमारे दोस्त पढ़ के गए थे, सब फेल हो गया। मैंने कहा बस तुम तो भाई समझ गए कैसे पढ़े हो। देखो यहाँ पे भाग 3 में मौलिक अधिकार द्वारा अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरोधी कार्य का उल्लेख किया गया है। 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्सराम का निषेध है, और 24 में कारखानों में बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है काम करने से। बच्चों के शोषण संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 24 24 24 24 24 24 24। इतना पढ़े कि सब दिमाग में बैठ गया। ठीक है, इस तरह से बार बार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। नेक्स्ट उसी प्रश्न में था ना, तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है, न कि शोषण के विरुद्ध। ओके गुड। शोषण के विरुद्ध अधिकार लुसेंट का पेज है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार बलात्सराम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन से प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना आदि में काम के लिए नहीं नियुक्त किया जा सकता, लुसेंट में है बहुत ही प्यार से। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण संबंधित है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि शोषण हो। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संचित निधि, बेहद ही आसान प्रश्न, लेकिन प्रूफ दिखाना मेरा दायित्व है, जिम्मेदारी है, जो मैंने बोला है वो करूंगा। वित्त आयोग 280, बहुत ही आसान। वित्तीय आपातकाल 360, जो कि भारत में कभी आज तक लगा नहीं है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। संचित निधि अनुच्छेद 266, नियंत्रित महालेखा परीक्षक कैग 148, बहुत ही आसान, बेहद ही आसान, हर जगह बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। अनुच्छेद 360 के तहत क्या है जी, आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक भारत में कभी आपातकाल लगा नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग किसमें है, अनुच्छेद 280 में है, शुरुआत में ही मिल गया, हर जगह मिल जाता है, कौन सी बड़ी बात है जी, इसमें क्या परेशान होने की बात है, हद है। एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल है, अनुच्छेद 280 में इसकी चर्चा की गई है। बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है तो रट जाना चाहिए। इतनी बार प्रश्न पूछा गया है कि बार बार पूछा गया है प्रश्न, रट जाना चाहिए जी। ये गलत किसी का है तो बहुत मारूंगा, मिल जाऊंगा मैं तो। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ से भी पढ़ते तो पता चल जाता। 48 में क्या है, 55 में राज्यपाल नियुक्त होते हैं, सब बहुत जगह दिया हुआ है। 165 राज्य महाधिवक्ता, दूसरा प्रश्न में भी ये सब चीज़ें हैं, बताऊंगा। 263 अंतर्राज्यीय परिषद, 280 वित्त आयोग, हर जगह तो दिया है जी। चलिए बात करते हैं 360 वित्तीय आपातकाल, यहाँ से भी पढ़ सकते थे आप, प्रश्न भी आया है इससे संबंधित बार बार। 280, चलो कोई बात नहीं, वित्त आयोग तो रटा। 315 लोक सेवा आयोग के बारे, अरे हाँ लोक सेवा आयोग 315, निर्वाचन आयोग तो 324 है, आया है इससे संबंधित प्रश्न, इसी पेपर में आया है ना। बार बार प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से पढ़ो सारी चीज़ें, हो सकता है अगली बार 323 पूछ ले, पूछा भी गया है तो ये भी तैयार हो जाएगा, है ना। वित्तीय आयोग, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, सब कुछ तो दिया है, बार बार पढ़िए। लुसेंट का पेज 280, शुरुआत में ही क्या है, 280 में वित्त आयोग है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में है, हर जगह है, उसके क्या क्या शर्त हैं पूरा दिया हुआ है। भारत में संचित निधि कहाँ है, 266 में है। लुसेंट का पेज, वित्तीय आपात 360, लुसेंट का पेज, बार बार पढ़ने से होता है। लुसेंट में बाकायदे दिया हुआ है, अनुच्छेद 63 में क्या है, 66 में क्या है, संचित निधि है, 67 में क्या है, 75 में क्या है, अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग है, पूरा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक बनाया है। 15 में क्या है, 24 में क्या है, सब तो दिया है, पढ़ने की ज़रूरत है मेहनत के साथ। एक बार पढ़िए सारी चीज़ें, उसके बाद मज़ा आएगा। निम्नलिखित में कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है, विधि के समझ समानता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। लोक नियोजन में लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीयों के लिए है, बिल्कुल होगा, कोई ऐसा थोड़ी ना ब्रिटेन से आ जाएगा, अमेरिका से कहेगा हमको लोक सेवा में अवसर दे दो। ठीक है, किसी नए राज्य की स्थापना करना, नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, नए राज्यों की स्थापना, ये सारी चीज़ें संसद की शक्ति हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है,
किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति के तहत नहीं आता है। रही बात है प्रूफ का, बहुत बार प्रश्न आया है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त है, बाकी विधि की समझ, प्राणदैहिक शोषण, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पूरा लिस्ट दिया है, अगर आप अच्छे से मन से एक बार पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 का यानी शिक्षा, 23, 24 शोषण, 25, 26 धार्मिक और संवैधानिक उपचार, 32। ये 7 चीज हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, वो भी चीजें हैं। यहाँ भी प्रश्न उसी से मिलता जुलता आया हुआ है। विधि के समझ, समानता, इसमें क्या क्या है, सारा व्याख्या में दिया हुआ है। अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या भारतीयों को मिला है, क्या विदेशियों को मिला है और क्या विदेशियों को नहीं मिला है, ये भी पता चल जाएगा आराम से। बहुत बार इससे संबंधित सारे प्रश्न आते रहते हैं। लुसेंट का पेज है, यहाँ पे भी दिया है नामों का सीमाओं में जो नए राज्यों का परिवर्तन, ये सब चीज़ें होता है वो संसद विधि द्वारा किया जाता है, न कि राज्यों के विधानमंडल द्वारा। ठीक है, यहाँ पर दिया है नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा लिस्ट और बॉक्स टाइप का बना करके दिया गया है। एक बार पढ़ो तो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, पहले था लेकिन अभी वर्तमान में परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। इस प्रकार पहला गलत हो गया। अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ये प्रश्न क्या गलत किए हो? अरे 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, नियुक्ति तो 155 में है जी। 155 के कारण अगर गलत कर दिए तो बड़ा गलत कर दिए। आइए प्रूफ देखते हैं। राज्यपाल शुरुआत ही करिए तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राज्य में राज्यपाल का शक्ति राज्यपाल नियुक्त होगी, सही कहे, लेकिन अनुच्छेद 53 कह तो रहा है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। ये अनुच्छेद 53 कह रहा है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये भी व्यवस्था किया गया है, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति अलग है, चर्चा करना अलग है, प्रावधान करना अलग है। यहाँ भी दिया है किसके तहत नियुक्त होता है, तो ये तो एक प्रकार से आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, हाँ हो सकता है, अब हो सकता है भाई, शुरुआत में नहीं था। ठीक है, अपडेट तो रहना पड़ेगा। यहाँ सब देखिए रिलेटेड उससे प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं, आप बार बार जब पढ़ते हैं सब चीज़ें तैयार हो जाती है। अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ नियुक्ति हटाने की बात नहीं की गई है। ठीक है, नियुक्ति और हटाने की बात अलग है, अलग अनुच्छेद है उसके लिए। प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जाती है? 12 से 35 तक मूल अधिकार है, सभी को पता है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार में 7 प्रकार के पहले थे, लेकिन अब 6 हो गए हैं वर्तमान में, जिसमें आप सभी को अच्छे से याद होगा संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार था, उसे हटा करके अब 300 क में रख दिया गया है ना। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न होकर के क्या हो गया है, कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार। किसी व्यापार करना, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। पूरे देश में इच्छानुसार स्वतंत्र घूमने की, परिसंचरण करने की, व्यापार करने की, बसने की पूरी स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक और बिना हथियार के आप एकत्र होकर होने की भी एकत्रता है। तो इस प्रकार से डी आपका विकल्प था। प्रूफ की बात है, हर जगह मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ शुरू हो जाएंगे अनुच्छेद 19 में, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 1 में क्या है, 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। 19(1) ख में है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। वही है भाई, निरायुध यानी बिना किसी आयुध का, बिना किसी शस्त्र का, वही सेंस है। शब्द बदल सकते हैं, मैंने कल ही बताया था, किंतु की जगह परंतु, परंतु की जगह लेकिन, चूंकि, इसलिए बदल जा सकते हैं। सेम टू सेम प्रश्न का उम्मीद मत करिए, शब्दों का भी उम्मीद मत करिए, इतना तो आपको समझना ही होगा। अनुच्छेद 21 घ में है
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, मतलब आपको घूमने से कोई नहीं रोक सकता है। और 19 में 19 में कोई वृत्त व्यापार या बिजनेस आप कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 19 के एक च का लोप कर दिया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार की थी। तो गया कहाँ लोप होकर के भाई, कहीं तो एडजस्ट किया गया होगा। हाँ, किया गया है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए हैं, आप अच्छे से पढ़िए, दिमाग में बैठती जाएंगे। कानूनी अधिकार कहीं कहीं आपको हो सकता है मिल जाए विधिक या वैधानिक अधिकार। ठीक है, वैधानिक, विधिक या कानूनी, तीनों में से कोई भी शब्द हो तो आप उत्तर उसका चयन कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत अंतर होगा या दो विकल्प होगा तो वो प्रश्न विवादित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि संपत्ति का अधिकार अब कहाँ गया है, किस अनुच्छेद में है, सब कुछ दिया है, बार बार दिया है। ठीक है, यहाँ पर पूरा अच्छे से 6 तरह की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत पूरा सजा करके दे दिया गया है। 6 में क्या है, यहाँ से भी आप देख करके पढ़ सकते थे कि इतनी चीज़ें तो है यार, लेकिन संपत्ति वाला तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि संपत्ति को तो उठा करके हटा दिए हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकाल स्थिति की घोषणा संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल निमंत्रण दे के थोड़ी ना आएगा भाई, हम आने वाले हैं, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। कभी भी आपातकाल हो सकता है, जैसे मणिपुर हिंसा हो गया, पाकिस्तान या चीन द्वारा किया गया हमला अचानक था, ये सब राष्ट्रीय आपातकाल में आते हैं। आपातकाल 3 प्रकार की होती हैं भारत में, हम लोग बात करेंगे 352 के तहत राष्ट्रीय आपात नंबर 1, नंबर 2 है 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यहाँ भी दिया हुआ है कि आपातकाल कौन सा अनुच्छेद के तहत आता है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़े होते तो बहुत अच्छा स्कोर होता। बार बार प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो बार बार पढ़िए, यही तभी तो दिमाग में बैठेगा। आपात उद्बंध लुसेंट में भी दिया हुआ है। इस बार तो लुसेंट नहीं भी कोई अगर लुसेंट से पॉलिटी पढ़ा होता ना, तब भी बहुत अच्छा काम कर लेता, क्योंकि 100% घटना चक्रपूर्वावलोकन ने ही काम कर दिया है। लेकिन इसका मतलब नहीं मत छोड़ दीजिएगा, कुछ चीज़ों में बड़ा अच्छा कमाल किया है, जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा कमाल किया है। निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान करिए। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद मशहूर है। अगर इसमें से आपको 2 का भी याद रहता है, देखो मैं कोई किताब नहीं देख रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ, बस नीचे देख रहा हूँ लैपटॉप पे। केशवानंद भारती बनाम 1973, 99.99% उम्मीद है कि मेरा ये सही जाएगा। क्यों? कंप्यूटर फीड है दिमाग में? बिल्कुल नहीं, बार बार पढ़ा हूँ, बार बार पढ़ा हूँ, तो मुझे याद है। गोलकनाथ 1967, सज्जन सिंह 1965, शंकरी प्रसाद 1950, 1951, 1951। अब हमें ढूंढना था, अगर 2 उत्तर भी तो सबसे लास्ट में देखते 4 4, तो 2 विकल्प, ये तो वैसे गलत हो गया। 73 सबसे, दोनों में 4 4 है। अब मुझे एक उत्तर और पता करना होगा, या तो पहला पता रहे, तो पहला मुझे पता चल गया कि शंकरी तो इसमें पहले हैं, तो आराम से हम उत्तर अपना भी मार सकते थे। प्रूफ की बात है, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। आइए, यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम है, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं लाभ मिला कुछ ज़्यादा, तो आपको व्याख्या में तो मिला। 1951 शंकरी प्रसाद, 65 सज्जन सिंह, 67 गोलकनाथ, और ये क्या है 73 केशवानंद भारती। आराम से मिल गया। कहाँ आया है प्रश्न, किस एग्जाम में? एमपी पीसीएस प्री में। एमपी में पूछे चाहे बिहार में पूछे, अंडमान निकोबार में पूछे चाहे जम्मू कश्मीर में, जीएस तो होता है जीएस, कहीं से भी आपको लाभ उठाना है, बस बात खत्म। आइए, ये क्या है? सेम टू सेम राजस्थान प्री 2018 प्रश्न। ओ माय गॉड, ये सेम आ गया क्या जी? थोड़ा सा चेंज है, कोई बात नहीं,
मान लो एक चेंज है, बाकी तो सब मिल रहा है ना। तो बार बार यहाँ से पढ़ेंगे। गोपालन बनाम लो, शंकरी प्रसाद से भी ऊपर आ गया 51। शंकरी का हो गया, शंकरी का कर लो यहाँ पे 51 लिख लो भैया धीरे से नीचे तो याद रहेगा। सबसे ऊपर गोपालन, बाय द वे कालक्रम लिखने को आ जाए, आया ही है 50। फिर शंकरी हो गया और सज्जन सिंह बीच में छूट रहे हैं, सज्जन सिंह 65 हो गए, सज्जन 65 हो गए, ये लिख लीजिए। उसके बाद 67 गोलकनाथ, केशवानंद 73, फिर मिनरवा मिल्स 1980। क्रम की तरह तैयार कर लीजिए, हो सकता है अगली बार नया प्रश्न बन के आ जाए। हैं केशवानंद 1976, ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते आपको डेट याद होते जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, वित्त आयोग अभी ऊपर ही देखा, अनुच्छेद 280 में है जी। 263 में क्या है अभी मैं दिखाता हूँ। निर्वाचन आयोग कहाँ 165 में है, 165 में राज्य महाधिवक्ता का है। निर्वाचन आयोग तो भाई 324 है, अभी ऊपर ही पड़ा है। अरे यार 148 में तो वो है कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये कहाँ से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आ गया। तो बच्चा कौन सा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 340 सही है मेरा। आइए प्रूफ देखते हैं, बाकी अनुच्छेद को भी लगे हाथ तैयार कर लेते हैं। लो भैया 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, 155 राज्यपाल तो हो ही गया ऊपर, 165 हो राज्य का महाधिवक्ता है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। 69 में क्या है, अच्छा 63 अंतर्राज्यीय परिषद, 66 संचित निधि, 67 ये, 80 में वित्त आयोग। इस प्रकार से देखिए सारे प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ते चले जाइए, तैयार हो जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग क्लियर के अनुच्छेद 340 से मेरा उत्तर सही हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति भी ऊपर दिया हुआ है। और इस प्रकार से लुसेंट का पेज है, बड़े ही अच्छे तरीके से इसमें सारी चीज़ों को दिया हुआ है। यहाँ से भी आप पढ़ करके सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 338, इसी प्रकार से सारी चीज़ें दी हुई है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में किन स्रोतों से शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 324 में लोक सेवा आयोग का जिक्र है। ठीक है, और तो हमें नहीं लगता संघ लोक सेवा आयोग का कहाँ पर जिक्र है। संसदीय कानून, कार्यकारी नियम, आदेश, इस तरफ से कुछ लग नहीं रहा, हमको तो लगता है एक है उत्तर। फिलहाल मैंने नहीं देखा है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि और चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा है। और 315 संविधान, अरे ये तो क्या बोला, 324 तो निर्वाचन आयोग है जी, 315 निर्वाचन आयोग है भारत का, 315 है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, 315 में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र है। देखिए मुंह दर्द करने लगा और आपको लगता है कि ये सब बड़ा आसान है। परसों जब डाला हूँ हिस्ट्री का, उसके बाद से लगा हूँ इसमें मैं लगभग जो है 18-20 घंटे काम किया हूँ लगातार, और 1.5 घंटा केवल फ़ोटो खींचने, सेट करने, साफ़ करने में लग गया। अभी खाना नहीं खाया हूँ मैं, है ना। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हद है यार। पैसा देना पड़ता है क्या कोई? देखते हैं, देख करके प्रवचन सुन के कथा चल रहा है यहाँ कोई? जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आपका, और उसके माध्यम से अपना भी लाभ है, लेकिन आपको ज़्यादा लाभ होगा, ध्यान रखिएगा। मिलियन के पीछे मत भागिए। आज एक हमारे छोटे भाई ने फ़ोन किया था रामपुर से, उन्होंने कहा है सर इस साल आपका 1 मिलियन हो जाएगा सब्सक्राइबर। बहुत अच्छा लगा, हो न हो अलग मुद्दा है, लेकिन इतना विश्वास और उनका भरोसा है मेरे ऊपर, इतना पसंद करते हैं चीज़ों को, तो वही मेरे लिए बहुत है। होना होगा होगा, कोई होड़ नहीं मची हुई है। हमारे कंटेंट में दम होगा, हमारी बातों में ईमानदारी होगा, तो आप लोग खुद समझेंगे उसको। और पढ़ा लिखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। हिस्ट्री वाला वीडियो में कौन सा मैंने बोला था सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं तो भूल ही जाता हूँ बोलना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी लगभग 400-500 लोग जुड़े हैं हिस्ट्री वाले वीडियो से, है ना। तो वो लोग पढ़े लिखे हैं, खुद ही समझ जाते हैं कहाँ जुड़ना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें हो गई। और हर जगह चर्चा है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कहाँ प्रावधान है, इनके सदस्यों को नियुक्त करने का अलग अलग नियम है, हटाने का अलग अलग नियम है। जब ये सब चीज़ें पढ़ा करिए तो अच्छे से व्याख्या पढ़ लिया करिए, तो बहुत से नए प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग कहाँ से, अंग्रेजों के समय कैसे हुआ, सब कुछ है। लोकपाल और का ये फ़ोटो खींचना भूल गया, 2013 करके आया था, प्रश्न आया है। ठीक है,
उसमें इन्होंने प्रश्न बनाया है कि लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2023 में एक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, लेकिन यार लोक इसमें तो स्पष्ट रूप से दे रहा है कि लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अधिक सदस्य होगा। और सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने। और 10 मार्च 2024 से न्यायमूर्ति AM खानविलकर इसके अध्यक्ष हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे अध्यक्ष हो जाएगा? तो ये प्रश्न भी हमें लगता है विवादित है। फिलहाल जो है आप देख लीजिए। और अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन लोकपाल के लिए तो कहीं ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? चलो ठीक है, कौन सदस्य नहीं होगा? राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हो राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये तो समझ में आ रहा है। और अक्सर देखोगे आप, कोई भी आयोग वगैरह है उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ये तो लगभग सभी लोग शामिल रहते हैं ऐसे आयोगों में। लेकिन उपराष्ट्रपति या सभापति जो होता है वो लगभग आयोगों में नहीं शामिल होता है। तो इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि उस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें यही होगा कि राज्यसभा का उपसभापति, सभापति यानी उपराष्ट्रपति उसमें सदस्य नहीं होगा। बाकी अध्यक्ष के लिए तो दे रहा है कि न्यायपालिका के जो होंगे न्यायाधीश वही जो है होंगे। प्रश्न नंबर 17, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में कौन सा एक स्तर नहीं है? तो जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत। तो आप देख सकते हैं कि ये घटना चक्र के में प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। बहुत ही फेमस है और बार बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। और रही बात है इसमें क्या नहीं है, न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत के लिए किसका गठन किया गया था वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय किया था, कहाँ शुरू हुआ था, ये सब चीज़ें सभी पता है। ठीक है। और यहाँ देखिए, बलवंत राय त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, ML सिंघवी, GK राव, ये सब अपने अपने तरीके से सुझाव दिए हैं क्या करना चाहिए। और रही बात है पंचायती राज की अनुशंसा, ये तो हो ही गया। और बात कर रहे थे संबंधित नहीं है, हाँ यहाँ देखिए सारे पंचायती राज का नाम दिया हुआ सन के साथ। इसको अच्छे से अगर व्याख्या पढ़ें तो अगली बार नए तरीके का प्रश्न बनेगा, सही कर देंगे, है ना। और न्याय वाला कहाँ गया जी? यही है कहीं प्रश्न, कहाँ गया? न्याय पंचायत का कौन किया था? अशोक मेहता कहीं दिया था जी। अरे भैया मुंह सूख गया, बोलते बोलते नींद आ रही बड़ी तगड़ी। चलो इसी में होगा, ढूंढ लेना है, बहुत जगह है ना। बहुत सिंपल प्रश्न है, बार बार आता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, सहकारी संघवाद किसने कहा? कौन कहा सहकारी संघवाद? जी ऑस्टिन कहे हैं क्या? जी ऑस्टिन, इनका नाम तो ग्रेनविल ऑस्टिन है। अरे मैंने पढ़ा है 60 में इसलिए याद आ गया। जी ग है ना, ग जी से शुरू होगा इसलिए याद आ गया। अर्ध संघात्मक किसने कहा है? केसी व्हीलर ने कहा है। कैसे याद आया? कोई दिमाग में कंप्यूटर नहीं फिट है। और बाकी दो नहीं पता है कौन आया, लेकिन दो के सहारे ही देखते हैं। एक के सहारे अर्ध संघात्मक या संघवाद हमको याद होता तो उत्तर आता सी का एक। लो भैया, एक ही आता तब भी उत्तर मार देते, बी हमारा सही है। मान लो संघवाद नहीं, सहकारी संघवाद याद आ गया, जी ऑस्टिन। ए का 4, लो ए में भी 4 है। बहुत ही आराम से उत्तर चयन कर सकते थे। जरूरी नहीं है हर प्रश्न में 3-4 का ही उत्तर आए तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आइए इसका प्रूफ की बात करें। संबंधित प्रश्न भी आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। केसी व्हीलर ने भारत को अर्धसंघात्मक कहा है, जी ऑस्टिन ने कहा है सहकारी संघवाद। इससे संबंधित प्रश्न भी आया है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है। और व्हीलर ने का कहा है अर्धसंघी, अर्धसंघात्मक। ठीक है। प्रश्न आया हुआ है PCS में, फ्री में, GIC।
यहाँ भी एक स्टेटमेंट है, इसको भी किसने कहा है? केसी व्हीलर ने। अच्छे से तैयार करिए, सब कुछ है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। मैंने बोला ना, बिखरे हुए मोतियों को माला में पिरोना होगा, तभी मजा आएगा। प्रश्न नंबर 19, लो भैया, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 याद नहीं है, 44वां 1978 नहीं याद है, 52वां जो है दल बदल विरोधक अधिनियम 1985 नहीं याद है, चलो 86वां नहीं याद आ रहा है, 96वां नहीं आ रहा है, तो बुद्धि लगा लो ना कि 96वां भैया पहले होगा, 86वां 86वां पहले होगा, तो इसका सन भी जो है पहला होगा, और ये 96वां बाद में हुआ होगा, तो नया होगा, तो 2011। बुद्धि नहीं लगा सकते हो थोड़ा सा? हैं? हद है यार। 42वां क्या हो गया? 76 कौन सा है जी? 3। लो, एक ही याद है तब भी उत्तर है, तो बच्चों वाला प्रश्न है, एक ही से उत्तर आ गया, केवल एक ही याद रहता है 42वां, तब भी हो जाता है। हमको तो तीनों याद आ गया, दिमाग लगा दिया तो कठिन भी बनाएगा अगर प्रश्न, तब भी कर सकते थे। प्रूफ तो मैं दे ही रहा हूँ हर चीज़ का, है ना, तभी तो 100% लिखा हूँ। क्या ऐसे हवा हवाई लिख दिया क्या? लो, 42वां संविधान संशोधन 76, 92 1985 है, 86वां 2002 हो तो गया, है ना, यही तो था। तो देखो 2002 86वां बचा, तुक्का मार दो, है ना। आइए, बार बार प्रश्न जब आता है हम लोग पढ़ते हैं तो ठीक है, बाकी अलग है तो क्या हुआ? बाकी अलग है, एक तो सीखने को मिला, 52वां में दल बदल विरोधक अधिनियम है, दल बदल विरोधी अधिनियम, और व्याख्या पढ़ लिया, सन क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, है ना। 42वां में क्या है जी? कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ से काम नहीं चलेगा, यहाँ व्याख्या पढ़ लो ना। 42वां में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, सन हमको पता करना, सन भी याद हो गया, क्या जोड़ा गया था भी पता चल गया, है ना। 99वां में क्या है? बाद में देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। 12वां संशोधन कब हुआ? पढ़ा, सन को भी थोड़ा सा फोकस में रखा। 91वां बाई द वे पूछ लिया, ध्यान में रखा कि हाँ ये तो 2003 में है ना। इसी तरह से पढ़ना होता है भैया, है ना। थाली में सजा के कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। या तो गया 86वां, व्याख्या व्याख्या पढ़ लो, कहीं से मिल जाएगा, सन भी मिल जाएगा, ये देखो 2002। ऐसे ही पढ़ते रहिए, यहाँ लुसेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिए, है ना, और इसी तरह से होता जाएगा। 10वीं अनुसूची, 52वां 1985, है ना, 73वां 93, ऐसे ही होता चला जाता है। फिर लिस्ट दिया हुआ है लास्ट में, 42वां 43वां 44वां 45वां 50वां 60वां 75वां 51वां, सब तो दिया है, पढ़िए ना भैया यहाँ से, हैं। 86वां जो प्रश्न है देखो, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, बस पढ़ने की बात है भैया बाबू, सब दिया है, लास्ट तक दिया है। 105 संशोधन हुआ है, पूरा दिया है। प्रश्न नंबर 20 का तीर क्यों बनाया हूं? क्योंकि प्रश्न का फोटो नीचे लग गया और प्रूफ पहले दे दिया। पंचायत नगर पालिका किस संशोधन द्वारा हुआ है? अरे भैया 73वें और 74वें द्वारा किया गया है, बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, गजा पड़ा है, गजा पड़ा है, प्रश्नों का एकदम अंबार लगा हुआ है, ये तो कोई गलत ही नहीं कर सकता यार, सवाल ही नहीं उठ सकती। 73वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, 12वां हुआ, इसी को क्या बताएं, ये तो प्रश्न भी आया है, बहुत बार आया है ना। यहाँ भी दिया है, लुसेंट में भी दिया है, कब आया है, कैसे आया है, बहुत अच्छे से दिया है। 73वां संविधान संशोधन के बारे में दिया है, 74वां नीचे दिया होगा, ये देखो सब दिया तो है बहुत अच्छे से, ठीक है, हो गया। और ये हो गया उसका मतलब, ये प्रश्न था कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से है, तो यही तो है जी, ये फोटो का प्रूफ ऊपर था, ठीक। अब नीचे कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती मतलब जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सके। व्यापार, वाणिज्य, उत्तराधिकार, गोद लेना, समान व्यापार, ये सारा चीजें हमें लगता है तीनों होगा, ठीक है। प्रूफ की बात करें, आइए देखते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विधियाँ हैं, वर्तमान में गिनती के हिसाब से 52 है। ये सब चीज़ें
दिया हुआ है किसमें कौन है। आर्थिक योजना जो कि उसमें था, व्यापार वगैरह ये सब है। गोद लेना उत्तराधिकार ही कहा जाता है। ये सब चीज़ें समवर्ती सूची में आती हैं। ठीक है, आर्थिक योजना विषय किसका है, उत्तराखंड पूछा है, समवर्ती सूची में है। इसी के तहत योजना आयोग का गठन किया गया है। देखिए बार बार प्रश्न आया है, गोद लेना विवाह विच्छेद विवाह कहाँ है भैया, समवर्ती सूची में है ना। दत्तक पुत्र, उत्तराधिकार, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। अच्छे से पढ़ेंगे तो सब पर तैयार हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में संविधान में पहला स्टेटमेंट, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों के पद का प्रावधान किया गया है। अच्छा प्रश्न है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया है। क्या दोनों सही है? हाँ दोनों सही है। नहीं मानोगे, आओ प्रूफ दिखाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 350 ख क्या कहता है? इसमें है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उपबंध है। ठीक, आइए, हो गया वैसे उत्तर तो, लेकिन पूरा कृतार्थ कर देते हैं। कृतार्थ कर देते हैं कि अनुच्छेद 350 क के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति ऐसा कोई से निर्देश दे सकता है। और 300 क में भाषाई अल्पसंख्यक वगैरह का चर्चा है। और ऊपर प्रश्न ए है ही, और दूसरा दिया है कि 350 बी के तहत जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो जोड़ा ही गया है। विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी किया जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, साफ साफ तो दे रहा है, अब क्या बोले, है ना। और एक प्रश्न आइए दिखाते हैं आपको। ई गवर्नेंस, ICT आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सही है? अरे बाप रे, ये तो मैंने प्रश्न पढ़ा ही नहीं, बहुत कठिन है। इसको मैं छोड़ दूं क्या? माइनस मार्किंग भी तो है। अरे छोड़ देना, डरो मत, पहले प्रश्न को पढ़ो। नहीं भी मिल रहा है किताब में, नहीं पढ़े, करंट में कहीं आया होगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े, एक बार प्रश्न तो देख लो। ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, कम करता है। अच्छा भाई, चारों विकल्प नहीं पता है, लेकिन कॉमन सेंस लगाओगे सिविल सर्विस का, तो क्या कोई सरकार अगर कोई योजना परियोजना कुछ भी करती है तो वो चाहेगी कि पारदर्शिता वो कम करे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे? वो बात अलग है। व्यक्तिगत मत सोचिए कि सरकार में बहुत चोर विधायक सांसद मंत्री हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो सब मत सोचिए। यहाँ पे व्यवहारिक दृष्टि से देखिए तो पता चलेगा ना 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 ना, सरकार ऐसा नहीं करेगी। कोई प्रोग्राम लाएगी कि पारदर्शिता न रहे उसमें, सब कुछ छिपे चुपके से करें लोग और भ्रष्टाचार बढ़ावा दे। तो कॉमन सेंस से काट सकते हो कि ये स्टेटमेंट तो यार सही हो ही नहीं सकता। लाल फीता शाही कोई अच्छी बात नहीं है कि लाल है फीता शाही है तो कुछ अच्छा शब्द है। ये निगेटिव सेंस है। जब नौकरशाह यानी IAS PCS अधिकारी मनमानी करने लगते हैं तो उसी को लाल फीता शाही कहा जाता है। तो लाल फीता शाही खुद सरकार बढ़ाएगी? कभी नहीं बढ़ाएगी। कॉमन सेंस से दो विकल्प गलत कर सकते थे, तो विकल्प में ऐसा कोई है ही नहीं कि सभी गलत हैं या सभी सही हैं। तो भैया तो पहला काट दिया और चौथा काट दिया, ये 4 काट दिया, तो सही कौन सा हुआ? 2 3 हुआ ना, ये वाला उत्तर। ये है कॉमन सेंस। कुछ प्रश्न जो नहीं भी देखे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, उसको समझदारी से अटेंड करिए तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रूफ देकर के मैंने सिद्ध किया है GS का, उसी तरह से RO 2023 के 57 प्रश्नों का साक्ष्य मैंने इसी पुस्तक रामबाण नोट्स, जिसे आप लोगों ने बड़े ही प्यार से ब्लैक मैजिक बुक का नाम दिया है, मैंने साक्ष्य दिया है। और पूरी की पूरी संभावना है कि मैं 23 का जो RO का री एग्जाम होना है उसमें भी मैं 55+ का साक्ष्य दूंगा। मतलब एकमात्र किताब जिसे आप अच्छे से कनेक्ट करते हुए बढ़िया से पढ़ लिए, घुमा फिरा करके व्याकरण वगैरह जो शब्द भंडार दिए हैं अच्छे से आपने पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप 55 ही नहीं 56 57 58 59 60 तक
100% स्कोर कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। यही आपको प्रूफ देख करके सोचना चाहिए कि मैं आपको अगर 115 का भी 150 में साख दे रहा हूँ तो मेरी 80 से ज़्यादा तो संभावना नहीं है। फिर भी मान लेते हैं 85 भी चला गया तो 85 से 115 में कितना डिफरेंस है? 85 5 90 10 100, 15 इधर 15 उधर, 30 प्रश्न, अंक नहीं प्रश्न ज़्यादा का साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसी तरह हिंदी का किताब भी आपके लिए काम करेगा। त्रुटियों की संभावना न के बराबर है, फिर भी अगर दो चार ऐसी कोई गलतियां मिलती हैं तो निस्संदेह आप हमसे संपर्क करिएगा और वो चीज़ें सही हो जाएंगे। मानवीय भूल से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी नेक्स्ट एडिशन में और सुधार करने की और सुंदर और आकर्षक और बेहतरीन किताब बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी उसमें टाइम लगेगा। ये किताब अभी आप लोग मंगाइए, बहुत कम बची हुई है, ख़त्म होने के बाद दूसरा देखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 21 करंट का मैं दे चुका, करंट अफेयर्स का दे चुका, प्लस मैंने दे दिया हिस्ट्री का 20 प्रश्न, प्लस मैंने आज दे दिया पॉलिटी का कितना 22 प्रश्न। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो टोटल हो जाएगा कितना 63 प्रश्न। अभी 3 चीज़ें बाकी हैं, यूपी आया नहीं है, उसका भी दूंगा। तो आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आर ओ और पीसी 2025 की जमकर तैयारी करिए, 4 स्रोत पढ़िए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जल्दी से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। बहुत कुछ करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, जितना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा करूँगा मैं आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि। अब चलते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं, लेट काफ़ी हो चुका है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।